हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल के लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, परागण। ठीक है, कि आखिर ये परागण क्या चीज है। तो कल हमने पॉलिनेशन को डिफाइन किया था। मैं सिंपली बात बता दूं आपको, परिभाषाएं हमने कल परागण के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, उसकी कुछ डेफिनेशन थी, उसके टाइप्स थे, उसकी डेफिनेशन देखी। और कल हमने जो कंप्लीट किया था वो अपना परागण का एक प्रकार, जिसे आप सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण कहते हैं, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पर परागण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पर परागण। पर परागण को क्या बोला जाता है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं पर परागण को? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या है पर परागण? हालांकि मैं आपको कल भी इसके बारे में बता चुका था, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो सुनना डेफिनेशन, कि एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो हम उसे पर परागण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पर परागण के नाम से। ठीक है, बहुत सिंपल था ना, कि एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो हम इस घटना को पर परागण कहते हैं। अच्छा, पर परागण का जो दूसरा नाम है ना, मैं यहां बता रहा हूं आपको, इसको हम जीनोगेमी के नाम से भी जानते हैं। जीनोगेमी, पर परागण का एक नाम जीनोगेमी भी होता है ना। जीनो मीन्स, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जीनो मीन्स होता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी। हाँ, मतलब कोई अनजान, मतलब स्ट्रेंज है ना। और गेमस का मीन्स होता है मैरिज, शादी, है ना। मैरिज मीन्स शादी। ठीक है भाई, जीरो माने स्ट्रेंज, गेमस माने मैरिज। मतलब एक बात बताइए भाई, कि यहां पर दो डिफरेंट प्लांट है, मतलब दो अलग अलग पौधे, लेकिन इनकी जाति समान है। ठीक है, अरे हमारे भी तो जो शादी वगैरह होती है जातियों में होती है ना। ठीक है, हाँ, तो भाई लेकिन अब सुनिए मेरी बात, ये मान लीजिए नर प्लांट है, ये मादा वाला प्लांट है। ठीक है, तो इसके परागकण जब इसके ऊपर आएंगे यहां पर, ठीक है, तो मादा फ्लावर के लिए जो नर फ्लावर है ये स्ट्रेंजी तो हैं, अजनबी तो हैं, और ये इनसे मैरिज कर रहे हैं। अरे यार, निषेचन हो रहा है तो मतलब मैरिज हो रही है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो स्ट्रेंज मैरिज, है ना, इसको, उसका दूसरा नाम क्या है पर परागण का? जीनोगेमी। आप फॉर बेसिक नॉलेज आप ऐसे याद रख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं है ये, है ना। आपको ऐसे याद रखना है, जीनोगेमी भी इसको बोलते हैं। जीनो मीन्स स्ट्रेंज होता है, गेमस मीन्स मैरिज होता है। ठीक है भाई, हाँ, एक सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो पर परागण की सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी, कि इस प्लांट के परागकण अपनी ही जाति के, मान लीजिए दोनों पौधे किसके हैं? पपीता के हैं, है ना। क्योंकि पपीता के जो प्लांट होते हैं ना, वो यूनिसेक्सुअली होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी। ठीक है भाई, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कि एक पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे, अब ये दूसरा प्लांट ही तो है, इसकी वर्तिकाग्र पर यदि गिरे तो हम इस घटना को किस नाम से जानते हैं? पर परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी भाई ये। चलिए, डेफिनेशन के बाद, पर परागण की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसकी अनुकूलताओं का। जिस प्रकार हमने स्वयं परागण की अनुकूलताएं देखी थी, और उनमें कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था जिसका नाम था क्लिस्टोगेमी, यानी कि अनून्मिलता, जो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, तो वो तो स्वयं परागण की अनुकूलता थी। अब हम देख लेते हैं कि पर परागण की अनुकूलताएं क्या होती हैं। हालांकि मैं आपको यहां क्लियर कर दूं
कि पर परागण की जो अनुकूलता है वो एनसीईआरटी बुक में ज्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब है इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इनको, इंपॉर्टेंस केवल एनसीईआरटी बुक ने स्वयं परागण के लिए जो अनुकूलता है उनको दी है। ठीक है, तो हालांकि मैंने आपके नोट्सों में इसकी हेडिंग तो लिखवा दी है कि भाई ये टाइप्स होते हैं, इनमें ये पर परागण हो सकता है, तो मैं उनका यहां पे क्या है थ्योरेटिकल यहां लिख रहा हूं, थ्योरी लिख रहा हूं। तो आप ऐसा करें फॉर नॉलेज, ठीक है, क्योंकि आप नॉलेज के लिए इसको लिख लीजिए। मतलब मेरा कहने का है कि मैं यहां बोर्ड पे इनको लिखूंगा, इनकी थ्योरी लिखूंगा, तो आप इनकी थ्योरी लिखकर अपने नोट्सों में, या जिन बच्चों ने सेकंड पार्ट के कंप्लीट नोट्स बना लिए वो लास्ट पृष्ठ पर लिख लेना। ठीक है, कहीं भी आप इसको नोट कर लेना केवल। ठीक है, सुनिए, तो अनुकूलताओं में सबसे पहली अनुकूलता होती है एक लिंगता। क्या होती है भाई? एक लिंगता। ठीक है, तो एक लिंगता हम लिख सकते हैं एक लिंगी पौधों में पर परागण ही होता है। लिख लीजिए यहां तक, पर परागण ही होता है। लिख लिया? चलिए, तो ये नोट करते जाना, अब है ना, नोट करते जाना, मैं सारी चीज आपको समझा दूंगा। नंबर एक लिंगता हो गई। नंबर 2 हम बात करते हैं विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व, तो यहां आप लिखना है प्रीमुला में 2 प्रकार के पुष्प होते हैं जिनमें एक में पुंकेसर लंबा व वर्तिका छोटी, जबकि दूसरे पुष्प में वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटा होता है। अतः इनमें पर परागण ही संभव है। पर परागण ही संभव है, दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना स्वयंबंध्यता। स्वयंबंधता, सेल्फ स्टेबिलिटी, स्वयंबंधता देखिए, किसी पादप के पराग कणों का स्वयं की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता, स्वयं की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होते हुए भी अंकुरण नहीं हो पाता। अतः इनमें पर परागण होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेब है, अंगूर है, ऐसे। ठीक है भाई,
नंबर 4, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, जब पादप में पुंकेसर व स्त्री केसर एक साथ परिपक्व नहीं होते, एक साथ परिपक्व नहीं होते, तो इनमें परपरागण ही संभव है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं गुड़हल, कपास। एक और आ जाएगा क्या? देखते हैं कितनी जगह बची हुई है। हाँ, आ जाएगा। भिन्नकाल पक्वता हो गया। इस एग्जाम्पल को फिर मैं यहीं लिख देता हूं इधर, है ना। ये क्या है, समझाने में आप आसानी हो जाएगी इसलिए ना। गुड़हल, कपास। नंबर 5, एक लिंगता हो गई, विषम वर्तिकात हो गया, स्वयंबंता हो गया। 5वां है हरकोगेमी। हरकोगेमी लिखिए, किसी संरचनात्मक अवरोध के कारण स्वयंपरागण नहीं हो पाता, जैसे कैरियोफ्लेसी कुल के पौधों में वर्तिका लंबी व पुंकेसर छोटा होता है। एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नोट कर लीजिए पहले इनको। लिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। इनको आप ना नोट्स में कहीं भी एडजस्ट कर लेना सेकंड चैप्टर में, ठीक है भाई। और जिनका सेकंड चैप्टर हो चुका है वो लास्ट में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बेटेंशन रहिए, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए फॉर नॉलेज, ठीक है। अब सुनना भाई, बात को फटाफट समझ लीजिए। मतलब जिस प्रकार हमने स्वयंपरागण की अनुकूलताएं पढ़ी थी कि भाई जिन प्लांटों में स्वयंपरागण की घटनाएं होती हैं उनमें क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार हम परपरागण जिन पौधों में हो सकता है, मतलब आप यूँ समझो कि किन परिस्थितियों में परपरागण की घटना देखने को मिल सकती है, वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यदि कोई प्लांट एक लिंगी है तो बताइए भाई इसमें तो 100% क्या होगा, इसमें तो 100% क्या होगा भाई, परपरागण ही होगा। भाई जो प्लांट एक लिंगी है उनमें स्वयंपरागण होने की तो संभावना ही नहीं है। तो पहली अनुकूलता तो ये है। अब मेरी बात सुनना, ये जितनी भी चारों घटनाएं आपको दिख रही हैं ना, इसके अलावा जो चारों घटनाएं दिख रही हैं वो उभयलिंगी पुष्पों में हो रही हैं। बात को समझना मेरी को, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उभयलिंगी पौधों में स्वयंपरागण होता है। अब जरूरी नहीं है कि उभयलिंगी पुष्प में स्वयंपरागण ही हो, उनमें परपरागण भी हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में। तो ये जो चार आपको विशेष कंडीशन दिख रही है ना, यही वो विशेष कंडीशन है जिनमें उभयलिंगी पौधों में भी कौन सी घटना देखने को मिलती है,
पर परागण की। तो देखिए सबसे पहली है विषम वर्तिकात्व। विषम माने अलग अलग, वर्तिकात्व माने वर्तिका। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमेशा स्वयंपरागण जो होता है उसमें यदि छोटा पुंकेसर है तो वर्तिका भी छोटी होनी चाहिए, तब स्वयंपरागण हो जाएगा। लंबा पुंकेसर है तो वर्तिका भी लंबी होनी चाहिए, तब स्वयंपरागण हो सकता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, एक प्लांट है जिसका नाम है प्रिमुला, जिसको हम प्रिमरोज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिमुला नाम का एक पौधा होता है जिसमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें पुंकेसर तो होता है लंबा और वर्तिका रहती है बहुत ही छोटी। अब जैसे मान लीजिए वर्तिकाग्र का मतलब वर्तिकाग्र का मतलब समझिए पूरा ये स्त्री केसर तो इतना सा है, और पुंकेसर मान लीजिए भाई बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ स्वयंपराग है तो उभयलिंगी पुष्प, लेकिन इसमें स्वयंपरागण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे गिरेंगे ना तो इस पे नहीं गिर पाते हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसे गिर जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो जब इसमें स्वयंपरागण नहीं हो रहा है तो इसमें कौन सी घटना से होगा फिर परपरागण, क्योंकि परपरागण तो फिक्स है। श्री राम, अरे गुरु राम का नाम भी ले लिया करो यार, है ना। हाँ, तो परपरागण भी मतलब परपरागण तो निश्चित होगा ही होगा, क्योंकि भाई वातावरण में परागकण घूमते रहते हैं। तो यदि इस वर्तिकाग्र पर नहीं गिरेंगे तो वातावरण से आके गिर जाएंगे और वो निषेचित कर देंगे, तो परपरागण होगा इसमें। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि वर्तिकाग्र बहुत लंबी हो जाए, वर्तिकाग्र और पुंकेसर रह जाए ऐसे छोटे से। आप बताइए क्या ये परागकण अब ऊपर की तरफ थोड़ी उछल जाएंगे? अरे ऐसे उछल के थोड़े जाएंगे ये तो ऐसे गिरेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए प्रिमुला में पुष्प तो उभयलिंगी है और दो प्रकार के हैं। एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें वर्तिका छोटी होगी लेकिन उस फूल के पुंकेसर कैसे होंगे? लंबे। दूसरी ओर वर्तिका यदि लंबी है तो पुंकेसर कैसे होंगे? छोटे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन इनमें स्वयंपरागण नहीं होगा, तो फिर कौन सा परागण होगा भाई? इसमें परपरागण होगा। तो ये विशेष कंडीशन ही तो है जिसमें परपरागण देखने को मिल रहा है, लेकिन होना चाहिए था स्वयंपरागण, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि स्वयंपरागण हो नहीं पाएगा कोई अवरोध के कारण। तो ये है विषम वर्तिकात्व। स्वयंबंधिता, अब स्वयंबंधिता सुनिए क्या होता है। जैसे यदि हम अंगूर की बात करें तो अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर का पौधा नहीं होता, अंगूर की बेल होती है। ठीक है, तो अंगूर की जो बेल होती है ना, अब उसमें क्या कह रहा है ये कि यदि कोई पादप के स्वयं के द्वारा विकसित परागकण, मतलब कोई प्लांट है, अंगूर मान लीजिए ये फ्लावर है। ठीक है भाई, अंगूर का, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल ही है, सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसमें पता है क्या होता है कि मान लीजिए इसमें परागकण बने। अब ये परागकण कोई कारण से बंधे रह गए। क्या रह गए? बंधे। परागकण बंधे रह गए। तो देखिए वर्तिकाग्र पे तो अनुकूलता है कि यदि ये वर्तिकाग्र पर गिर गए तो अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन इन परागकणों के पास ही क्षमता नहीं है, ये बंधे हैं। तो ऐसे में स्वयंपरागण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा फिर? परपरागण होगा। तो इसको हम स्वयंबंधता बोलते हैं। स्वयं माने अपना, बंधता माने बंध्य। किसी पादप के परागकणों का स्वयं की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होते हुए भी क्या नहीं हो पाता है? अंकुरण नहीं हो पाता है। तो अतः इनमें भी क्या होता है भैया? परपरागण होता है। जैसे सेब में, अंगूर में, राखी बेल में ना, ऐसे। भिन्न काल पक्वता, अब भिन्न काल पक्वता तो अपोजिट है उसकी, किसकी? समकाल पक्वता की। कि यदि किसी उभयलिंगी फ्लावर में पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो आप उसको समकाल पक्वता बोलेंगे। लेकिन यदि वो अलग अलग परिपक्व हुए तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? भिन्न काल पक्वता। और मैंने कल भी कहा था कि यदि किसी उभयलिंगी फ्लावर में भिन्न काल पक्वता देखने को मिलती है तो उसमें कभी भी स्वयंपरागण नहीं होगा, उसमें परपरागण होगा। तो ये भिन्न काल पक्वता की कंडीशन में भी परपरागण होता है, जैसे गुड़हल, कपास वगैरह।
एक है हरकोगेमी। हरकोगेमी क्या है कि कोई संरचनात्मक अवरोध के कारण स्वयं परागण नहीं हो पाता है। यहाँ ओवेलिंगी फ्लावर है, स्वयं परागण होना चाहिए था, लेकिन स्ट्रक्चर के कारण, यहाँ जो कारण है वो कौन है, संरचना, उसके कारण इनमें क्या नहीं हो पा रहा है, स्वयं परागण। कैसे भाई, कि कैरियोफिलेसिकुल जिसमें हमारे आक वगैरह आते हैं, तो उनके पौधों में क्या होता है, वर्तिका लंबी होती है और पुंकेसर होता है छोटा। अब आप समझ गए होंगे, वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटा, स्ट्रक्चर लेवल पर ही तो अंतर है, इसमें संरचनात्मक अवरोध है कि नहीं। ठीक है भाई, तो ये बात है। तो ये 5 कंडीशन हैं जो पर परागण के लिए अनुकूलता प्रदान करती हैं। कहने का मतलब है यदि किसी प्लांट में ये 5 कंडीशन पाई गई तो उन प्लांटों में कौन सी घटना देखने को मिलेगी, पर परागण की घटना देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, पर परागण के लिए क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ये याद रख लेना है। ठीक है, तो इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया या लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। चलिए भाई, ठीक है, देखो सुनना मेरी बात को। हमने परागण की घटना को देख लिया कि भाई परागण क्या है, उसके 2 प्रकार क्या हैं और उनकी अनुकूलता क्या है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है परागण के अभिकर्मक कारक या माध्यम। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है इस वाले टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या है, परागण के अभिकर्मक कारक या माध्यम। इस टॉपिक को आप चाहे तो अपने नोट्सों में इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, और हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाई इसकी। पहले सुनिए इसको। अब वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई प्लांटों में जो पर परागण होता है, अच्छा स्पेशली ये पर परागण की बात है, किसकी बात है, ये पर परागण की, कि पर परागण जो प्लांटों में देखने को मिलता है वो कौन कौन से तो माध्यम से हो सकता है। भाई स्वयं परागण के लिए तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पर परागण की घटना तो बिना माध्यम के हो ही नहीं सकती ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो ये है कि प्लांटों में जो क्रॉस पॉलिनेशन की घटना देखने को मिलती है वो किन किन माध्यमों से संभव हो पाती है। तो बहुत सिंपल तरीके से सुनना कि ये 2 तरीकों से संभव है, इसमें 2 प्रकार के घटक भाग लेते हैं, एक अजैविक और एक जैविक। ध्यान सुनना मेरी बात को। यदि हम पर परागण के माध्यम की बात करें कि प्लांटों में पर परागण की घटना किन किन माध्यमों से होती है, तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 कारक काम भाग लेते हैं, एक एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, यानी कि अजैविक कारक और जैविक कारक। अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपने केमिस्ट्री वगैरह वहाँ में ये पढ़ा होगा, देखो अजैविक का मतलब होता है जिसमें कोई सजीव भाग मतलब जीव जंतु वगैरह भाग नहीं ले रहे हों। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अजैविक का मतलब होता है जिसमें कोई जीव जंतु भाग नहीं ले रहे हों।
और जैविक का मतलब होता है जिसमें जीव जंतु भाग ले रहे हो। ठीक है, तो अजैविक जो घटक हैं उसमें आपके दो घटक आते हैं, एक तो वायु और एक जल, वायु और जल। ठीक है, जबकि जैविक की यदि हम बात करें तो इसमें मोस्टली तीन, सबसे पहले कीट, पक्षी और चमगादड़। ठीक है भाई, तो सुनना मेरी बात को कि भाई प्लांटों में जो क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम होते हैं, अर्थात प्लांटों में जो परपरागण की घटना होती है, उस घटना को कराने के लिए कुछ घटक काम आते हैं। एक तो अजैविक घटक या अजैविक कारक और एक जैविक कारक। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भाई अजैविक कारकों में तो वायु और जल, जबकि जैविक कारकों में कीट, पक्षी और चमगादड़ भाग लेते हैं, कीट, पक्षी और चमगादड़। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इन दोनों से बनता है। बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो अजैविक घटकों के द्वारा जो परपरागण होता है ना, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है बोर्ड एग्जाम में आने की। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि प्लांटों में जो परपरागण की घटना देखने को मिलती है वो किन किन माध्यम, देखो माध्यम का मतलब होता है कोई साधन, मतलब किस किस से हो सकती है। तो देखिए, जैसे आप सोचेंगे यार वायु के द्वारा परपरागण होता है। भाई परपरागण का मतलब होता है किसी दूसरे प्लांट से परागकण आते हैं, वो उड़ते हुए आएंगे ना, उड़कर तो आएंगे, तो उड़ेंगे किसकी सहायता से? वायु की सहायता से। तो वायु माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं? और जो जलीय प्लांट होते हैं उनमें वायु के द्वारा थोड़े परागकण उड़ेंगे, उनमें जल के माध्यम से उड़ जाएंगे। तो जल भी एक माध्यम हो गया जो परपरागण कराने में सहायता करता है ना। ये मतलब होता है घटकों का। अब आपको समझ में आ गया? तो अब मैं आपको बता दूं, अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, अब मैं इसको मिटा दूं, और अब इसके मिटाने के पीछे एक कारण है, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों मैं इसको मिटा रहा हूं। ये तो आपको समझाने के लिए था, ये पूरा मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हम एक साथ अब अपना टॉपिक लेंगे। सुनिए, तो आपके नोट्सों में सबसे पहले वायु परागण है, तो मैं यहां पर, वो है वायु परागण। वायु परागण जिसको आप एनीमोफिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनीमोफिली। ठीक है भाई, तो क्या है एनीमोफिली? वायु परागण क्या है? अब सुनिए मेरी बात को, बहुत सिंपल सी बात है। जब परागण वायु द्वारा हो, तो एक बहुत सिंपल सी बात है भाई। वायु परागण क्या होता है कि जब प्लांटों में परागण की क्रिया वायु के द्वारा हो तो हम उस घटना को वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। तो एनीमोफिलीज को इंग्लिश में बोला जाता है, इनका इंग्लिश नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हिंदी में याद रखना है। एनीमोफिली यानी कि वायु परागण। क्या है भाई वायु परागण? सिंपल है, जब पौधों में परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है तो हम इसे वायु परागण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो ये है, वायु परागित पादप की विशेषताएं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वायु परागित पादप की विशेषताएं, वेरी मोस्ट। ठीक है, आपसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या जिसकी संभावना है वो यही क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि जिन प्लांटों में वायु के द्वारा परागण होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना, जिन प्लांटों में वायु के द्वारा परागण होता है उन पौधों की विशेषताएं बताइए। उन पौधों की विशेषताएं बताइए
कि उन पौधों में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो इनको वायु परागण के लिए सक्षम बनाती हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब तक मैंने नहीं बताया था, मतलब अब जो कराया वो नहीं बताया कि ये बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन इसको बता रहा हूं तो ये मोस्ट है इसलिए बता रहा हूं। तो आप इसको मोस्ट कर लेना, और जहां मोस्ट लग रहे हैं आपको समझना है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसे हमें पढ़ना है या ध्यान दे के सुनना है। अब मेरी एक बात सुन लेना यहां पर कि कुछ टॉपिकों को समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये परागण की विशेषताएं वाले 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा अच्छी तरीके से आप तब समझ पाएंगे जब इनकी थ्योरी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जो अब तक मैं कराता था कि उनमें छोटी सी थ्योरी से काम चल जाता था और मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देता था। लेकिन यहाँ पर जो ये विशेषताएं वाले जो पॉइंट हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इनकी पूरी थ्योरी आपकी इस बोर्ड पे स्क्रीन पे हो और मैं एक एक पॉइंट को आपको वहां पे एक्सप्लेन करते जाऊं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, है ना। अब मैं आपको बता दूं, यदि मैं यहां पर चलती हुई रनिंग वीडियो में यहां पर इस थ्योरी को लिखूंगा तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो मैं इस वीडियो को रोक कर पहले इसकी थ्योरी आपके सामने लिख देता हूं और फिर उसमें हम एक साथ बात करते हुए चलेंगे। समझ रहे हैं? यहां पे जो 2-3 क्वेश्चन है उसकी थ्योरी में ऐसे ही लिखकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब मैं चलती हुई थ्योरी लिखूंगा तो भाई बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा, ठीक है भाई। तो 1 मिनट में इसको रोककर फिर इसकी थ्योरी लिखता हूं स्क्रीन पर और उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई जैसा कि आपको स्क्रीन पर, ध्यान सुनना मेरी बात को, हमारा जो क्वेश्चन है अब इससे पता है क्या है, अब इससे एक एक पॉइंट को मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हाँ अब सुनना मेरी बात को और अपना समय भी बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे इसको लिखता आप बोर हो जाते, सर लिख रहे हैं ना बहुत टाइम इसमें, मतलब 5 मिनट तो लगी जाती है इसको लिखने में, ठीक है। अब वो आपकी बच चुकी है। ध्यान सुनिए भाई, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु द्वारा परागित जो पादप हैं उनकी विशेषताएं बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो रहा 2 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन में से 1 नंबर का भी वो क्वेश्चन बना सकता है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक है। आप समझते जाइए पहले। तो आपके पास स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है कि वायु के उन पौधों, जिन पौधों में एनीमोफिली की घटना होती है उनके पास क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखो ये अनुकूलताएं होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पक्षियों में उड़ने के लिए कुछ अनुकूलताएं होती हैं, है ना। जैसे उनके शरीर जो है आगे से थोड़ा छोटा, पीछे से फिर ऐसे ना तरकुरूपी सा होता है, उनकी हड्डियां हल्की होती हैं, है ना। बातिल अस्थियां होती हैं ना, बातिल अस्थियां मैंने बताया था ना, उनमें मूत्राशय का अभाव होता है। तो ये ऐसी सारी चीजें क्या हैं, ये ऐसी मतलब उसकी विशेषताएं जो पक्षियों को उड़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। तो उसी प्रकार जिन प्लांटों में वायु के द्वारा परागण होता है उनमें भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो विशेषता हम देख रहे हैं। अब सुनना, जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनके परागकण, किसकी बात चल रही है, परागकण हल्के होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और शुष्क होने चाहिए। शुष्क का मतलब है ड्राई, सूखे। यदि ये गीले हुए तो इनमें वजन हो जाएगा। अब मेरी एक बात बताइए यार कि भाई वायु के माध्यम से ही तो परागकण उड़ते हैं। अब एक बात बताओ, यदि किसी पौधे के परागकण वजनदार हैं, आकार में बड़े हैं, तो आप मुझे बताओ क्या वो वायु के साथ संचारित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो ये अनुकूलता तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो भैया जिनमें वायु द्वारा परागण होता है उनके परागकण ऐसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताइए। ये अनुकूलता के ही तो पॉइंट है। ऐसे परागकण होंगे तभी तो इसमें वायु द्वारा परागण हो जाएगा, अर्थात परागकण वायु के साथ आराम से उड़ते हुए चले जाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो पहला पॉइंट तो यही है
कि इनके परागकण हल्के, चिकने, छोटे व शुष्क होते हैं, जिस कारण ये वायु के साथ क्या है, संचारित हो जाते हैं, मतलब घूम फिरते हैं। तो ये विशेषता का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इनके जो पुंकेसर होते हैं वो अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब है ढके हुए नहीं रहते, नग्न पुंकेसर होते हैं। अब आपको पता है यदि पुंकेसर नग्न हुए तो परागकण जो हैं वो आसानी से गिर जाएंगे और हवा के साथ प्रसारित हो जाएंगे। भाई यदि पुंकेसर कवर होंगे, पुंकेसर मतलब परागकोश मान सकते हैं स्पेशली, तो यदि वो ढका हुआ रहेगा तो परागकण जल्दी से नहीं निकलेंगे, और यदि ये नग्न अवस्था में रहेगा, अनावृत स्थिति में, तो परागकण आसानी से जैसे ही हवा चलेगी परागकण हवा के साथ उड़ते चले जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इसके पुंकेसर का अनावृत होना इसकी अनुकूलता बना रहा है, नहीं बना रहा? ठीक है। अब तीसरी बात कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है उनकी वर्तिकाग्र भी स्पेशल होती है। स्पेशल कैसे? एक तो होती है पिच्छाकार, मतलब जिन पौधों में वायु परागण होता है ना, उनके स्टिग्मा में भी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो वो पिच्छाकार होती हैं, मतलब पंख जैसी संरचनाओं वाली। रोमिल होती हैं, रोमिल मतलब बालोनुमा, बाल जैसी संरचना। चिपचिपी होती हैं। अच्छा, चिपचिपा होना बहुत जरूरी है। यदि कोई संरचना चिपचिपी है और कोई परागकण वायु में उड़ रहे हैं, तो बताइए चिपचिपेपन के स्वभाव के कारण परागकण चिपकेंगे नहीं चिपकेंगे? तो चिपचिपी होना बहुत आवश्यक है ना। किसका? वर्तिकाग्र का, क्योंकि परागकण को ग्रहण करेगी ना कौन? वर्तिकाग्र। तो जिन पौधों में वायु परागण होता है उनकी वर्तिकाग्र की ये विशेषताएं, जिससे क्या करती हैं, वायु में उड़ते हुए परागकणों को चिपका सकें। तो ये वर्तिकाग्र की विशेषता है। और लास्ट विशेषता कि इनके अंडाशय में अकेला एक बीजांड होता है, और एक बीजांड से केवल एक ही बीज बनता है। और पुष्प क्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ होते हैं। अब पुष्प क्रम मैंने आपको बताया था, असीमाक्षी ससीमाक्षी पुष्प क्रम है ना, कि पुष्पों के लगने की व्यवस्था को आप पुष्प क्रम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं ना। मैंने पढ़ा था ना असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम सरसों वगैरह उसमें ना। चलिए, अच्छा ये जो स्पेशल पॉइंट है ना लास्ट वाला, ये एग्जाम्पल जो भुट्टा हुआ लिखा हुआ है ना, ये केवल मक्का प्लांट के लिए लागू है। मक्का प्लांट में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। ये आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वायु परागित पादपों की विशेषताएं लिखिए, तो आपको ये 4 विशेषताएं लिखनी है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये तो बात हो गई, लेकिन आपसे वो यदि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनाए तो वो केवल पता कैसे बनाता है? वो आपसे केवल ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये पहला पॉइंट और तीसरे पॉइंट वाला। वो आपसे पूछेगा कि वायु परागित पादपों के परागकण की विशेषताएं केवल। आप समझ पा रहे हैं मेरे क्वेश्चन को? वायु परागित पादपों के परागकण की विशेषता बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपका आंसर ये वाला है कि इनके परागकण हल्के, चिकने, छोटे व शुष्क होते हैं। इतना लिखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन कि वायु परागित पादपों की वर्तिकाग्र की विशेषता, वर्तिकाग्र की विशेषता, तो आपका आंसर है कि इनकी वर्तिकाग्र पिच्छाकार, रोमिल व चिपचिपी होती है। तो ये 2 क्वेश्चन और आपसे 1 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं कि इनके परागकण की विशेषता बताओ, इनकी वर्तिकाग्र की विशेषता बताओ। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। क्या दिक्कत है बताओ? इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो बताइए, ये समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन? ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु परागित पादप की विशेषता, तो आपको ये विशेषता बतानी है। और यदि आपसे 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ले, या तो आपसे परागकण की विशेषता पूछेगा या वर्तिकाग्र की, केवल यही 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे और नहीं बनेगा। तो इन पे आपको विशेष और ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा ये एक नोट वाला पॉइंट और इसमें जैसे लिखा हुआ है कि मक्का के पौधे में जो फुंदने होते हैं, जिनको आप टेसेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेसेल, फुंदने। मैं आपको बता दूं, कहाँ बनाऊं मैं डायग्राम? यहां बना दूं, छोटा सा डायग्राम है ना। देखिए, ये मान लीजिए मक्का का पौधा है, तो इस मक्का के पौधे में क्या है ना, इस प्रकार के फुंदने होते हैं, ऐसे ऊपर फ्लावर वगैरह लगते हैं ना। अच्छा, मक्का जो होता है ना, मक्का एक प्रकार का मोनोसियस प्लांट है।
मोनोसियस प्लांट का मतलब है उभयलिंगाश्रयी, मतलब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही पौधे पे होते हैं। तो ये फुंदने हैं इसमें, इनको हम बोलते हैं टेसेल। यहां पे मान लीजिए आपने ये बालों जैसी संरचना देखी होगी ना, लंबे लंबे फुंदने या रोमिल संरचना, तो वो उसकी वर्तिकाग्र होती है। अरे मक्का के पौधे में जब भी फूल खिलते हैं ना, तो उसमें बालों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फुंदने या टेसेल। तो वो उसकी वर्तिकाग्र होती हैं, ठीक है। और वहीं उनके नर फ्लावर भी होते हैं नीचे, और उनसे परागकण गिरते हैं और वायु के माध्यम से उसमें परागित हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये नर पार्ट है ये वाले है ना, तो पता है इनमें क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा एक जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, भुट्टा, तो भुट्टे में ऐसे बीज लगते हैं ना, ऐसे इस प्रकार ऐसे बीज लगते हैं ना भुट्टे में, है ना, बीज लगते हैं। और मैंने पता है आपसे क्या कहा था कि भाई एक बीजांड एक बीज बनाता है, एक बीजांड एक बीज बनाता है, बताया था ना मैंने। तो इसमें पता है क्या है, ये जितने भी बीज है ना, ये उतने ही बीजांड होंगे इसमें, है ना, क्योंकि एक फल है, एक बीज वाला एक फल है, तो एक अंडाशय होगा इसमें, तो एक अंडाशय में एक बीजांड है, तो इसमें बहुत सारे अंडाशय और बहुत सारे बीजांड हैं और बहुत सारे इसमें बीज बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपने कुछ ऐसे भी भुट्टे देखे होंगे कि जहां पे यहां तक तो भरे हुए रहते हैं बीजों से और यहां पर ऊपर की तरफ खाली रहते हैं। अरे आपने कभी अपने जीवन में यदि भुट्टे खाए हो मक्का के, कभी खाए हो, किसी को मौका मिला हो खाने का, तो आप देखना उसमें, नहीं मैंने तो खा लिए भाई, ठीक है। हाँ चलिए, यदि नहीं खाए हो तो मैं आपको बता दूं, नहीं मुझे पता है आपने खाए होंगे, मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस मत हो जाना यार, ठीक है। हाँ कहीं आप सोचे सर आप ऐसे कह रहे हो हमने कभी खाई नहीं, क्या ना, ये तो एक केवल ऐसी ही मजाक है। चलिए भाई, तो मैं आपको बताऊं, सुनिए कि मक्का जो होती है उसमें कई बार क्या होता है कि ऊपर का जो टिप पार्ट होता है ना, ऊपर वाला भाग, उस पर बीज नहीं होते और नीचे की तरफ बीज होते हैं, कुछ होते हैं ना भुट्टे ऐसे। तो पता है क्या है, वो उस जगह पर परागण की क्रिया नहीं हुई है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, यहां पे भी फल लगता, बीज बनते, लेकिन यहां पे परागण नहीं हुआ। जहां जहां बीज है समझ लेना वहां वहां परागण की क्रिया हुई है या परागकण वहां पे गिरे हैं, समझ रहे हैं। और जहां ये ऊपर की तरफ बीज नहीं बने, समझ लेना यहां पर निषेचन नहीं हुआ है, परागकण नहीं गिरे हैं इस जगह पर, ठीक है भाई। तो ऐसी संरचना होती है भुट्टे की। तो मक्का जो है ना, मक्का है, खजूर वगैरह है, घास है ना, कुछ घास हैं, तो उनमें वायु के द्वारा परपरागण होता है। समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब जैसे यहां पे एक पॉइंट और है नोट में कि घास की वर्तिकाग्र जो होती है वो तो पक्षमावी होती है, पक्षमाव जैसी संरचनाएं होती हैं। और टाइफा नाम का एक प्लांट है, उसकी वर्तिकाग्र कैसी है, ब्रुश जैसी। तो ये आप नोट में पॉइंट याद रख लें, नीट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है, बाकी बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि घास की वर्तिकाग्र कैसी है, तो आपका आंसर है पक्षमावी, और टाइफा की वर्तिकाग्र कैसी है, ब्रुश जैसी। और मक्का की वर्तिकाग्र कैसी होती है, पिच्छाकार, रोमिल व चिपचिपी। आपको समझ में आ गई ये बात। तो ये हमारे लिए आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा है। आज क्या पढ़ा भाई, कि जिन प्लांटों में वायु के द्वारा परागण होता है, जिन प्लांटों में वायु के द्वारा परागण होता है, उन पादपों की विशेषताएं बताइए, उन पादपों की विशेषताएं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन याद करना है, वायु परागण वाला, ठीक है भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन की, और जिसका नाम है जल परागण। भाई वायु द्वारा परागण तो हमने देख लिया, अभी हम भाई पर परागण के माध्यम देख रहे हैं ना। और पर परागण के माध्यम तो दो हैं, दो माध्यम है, मतलब एक अजैविक घटक था और एक जैविक था। अच्छा, अजैविक में हमने क्या देखना था, वायु के द्वारा और जल के द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। तो अब हमने क्या है,
वायु के द्वारा तो देख लिया। अब दूसरा जो है वो है जल के द्वारा, या हम इसको बोल सकते हैं जल परागण। क्या बोल सकते हैं? जल परागण। जल परागण को बोला जाता है हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं जल परागण को? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइड्रोफिली। तो एक सिंपल सी है बात है कि जब परागण किसकी सहायता से हो? जल की सहायता से हो या जल द्वारा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। अब आपसे ये परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी कि जल परागण क्या है, वायु परागण क्या है, इनको तो कोई भी बता सकता है। तो इतनी नॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी पूछी जाएंगी आपसे कि आपसे पूछ ले कि भाई जल परागण क्या है। आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जिस प्रकार वायु परागण से एक क्वेश्चन बना था कि वायु परागित पादप की विशेषता, उसी प्रकार यहां भी एक क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले सुन लीजिए। जल परागण जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। डिफरेंट प्लांटों में जल परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है अधोजल परागण और एक होता है अधिजल परागण। अधिजल तो अधो माने नीचे होता है और अधि माने ऊपर होता है। बताइए आप इस चीज को जानते नहीं जानते? ठीक है, तो सुनिए, अधोजल परागण और अधिजल परागण का क्या मतलब है? जब परागण की क्रिया, जब परागण जल के अंदर हो, कहां हो? जल के अंदर, तो आप उसे अधोजल परागण कहते हैं। और जब परागण जल की सतह पर हो, सतह पर का मतलब है ऊपर, जल की सतह पर, तो आप उसको क्या बोलते हैं? अधिजल परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? अधिजल परागण बोलते हैं। तो पहले आप इन दो पॉइंटों को समझिए भाई। ये दो पॉइंट आप सबसे पहले समझिए कि आखिर इनका मतलब क्या है। भाई सिंपल सी बात है कि हम जल के द्वारा परागण देख रहे हैं, तो हमें इतनी तो बात समझ में आ गई कि जब प्लांटों में जल के द्वारा परागण हो तो हम उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अधोजल परागण, एक होता है अधिजल परागण। तो अधोजल परागण किसको बोलते हैं? देखो, अधो माने नीचे और अधि माने ऊपर, तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि जब परागण की क्रिया जल के अंदर हो तो तुम उसे अधोजल परागण कहते हैं, और जब क्रिया जल के सतह पर हो तो हम उसे अधिजल परागण कहते हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हालांकि मैं इसको आगे भी कराऊंगा। जैसे नाजास जोस्टोरा नाम की प्लांट है, उनमें तो अधोजल परागण देखने को मिलता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अधिजल परागण की घटनाएं वो वेलिसनेरिया नाम के प्लांट में देखने को मिलती है। वेलिसनेरिया प्लांट, ध्यान रखना, इनके दोनों के एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। कितने प्रकार का है जल परागण? दो प्रकार का, एक अधोजल और एक अधिजल। तो अधोजल तो किसको बोलते हैं? जब परागण की क्रिया कहाँ हो? जल के अंदर, जैसे नाजास में, जोस्टेरा नाम के प्लांट में। और जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो हम उसे अधिजल परागण कहते हैं, जैसे वेलिसनेरिया नाम के प्लांट में। ऐसे यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया है, पोटेमोजिटोन। पोटेमोजिटोन नाम का एक प्लांट होता है। इस प्लांट में वायु के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। पोटेमोजिटोन है, मिरियोफिल्लम है, ये ऐसे प्लांट हैं। मतलब मैं सुनिए, देखिए, जितने भी जलीय पौधे हैं उन सभी में जल के द्वारा परागण हो ये संभव, मतलब ये सत्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? कुछ जलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जल के द्वारा परागण नहीं होता, वायु व कीट के द्वारा भी होता है। जैसे पोटेमोजिटोन है, जलकुंभी है, वाटर लिली है ना, निम्फिया नाम का प्लांट है, मिरियोफिल्लम है। ये जो प्लांट होते हैं ना,
इनमें वायु व कीट के द्वारा भी परपरागण, वायु व कीट के द्वारा परपरागण की क्रिया होती है। जबकि कैसे प्लांट हैं ये? जलीय प्लांट। तो इसका मतलब क्या है कि सभी जलीय पौधों में जल परागण की घटना नहीं होती। उन कुछ पौधों में वायु व कीट के द्वारा भी उनमें क्या देखने को मिलता है? परपरागण देखने को मिलता है। जैसे ये एग्जाम्पल है ना, वाटर लिली, कुमुदनी, आप कुमुदनी बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, वाटर लिली जो होती है ना, जो कमल के फूल जैसी लगती है, लेकिन कमल का फूल नहीं होता। अक्सर गाँव में जहाँ पानी अक्सर भरा रहता है वहाँ भी ये देखने को मिल जाती है। वाइट कलर के फ्लावर से आते हैं और बहुत बड़े बड़े से इसके पत्ते होते हैं। ठीक है, आप नेट पे सर्च कर लिया करें जो आपको नहीं आता है। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको बता देता, आपको पता ही है, लेकिन अब आप घर पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था जल परागण। समझ में आ गई आपको बात? तो मैं आपको बता दूं कि अब जो अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है। लेंदी का मतलब उसमें समझने के लिए बहुत हमें टाइम चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज स्टार्ट करूं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये जी मैं उसको आज स्टार्ट करूंगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो, लगभग 1.5 घंटा की हो सकती है, और ये अच्छा नहीं रहता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और आप इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे फिर उसमें ना। तो आज केवल हम इतनी ही बात करेंगे। कल हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और मैं आते ही उसको स्क्रीन पर लिख दूंगा। समझ रहे हैं? उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा ताकि थोड़ा सा समय बच जाए हमारे लिए। अब सुनो मेरी बात, पहले वायु परागण वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको याद करना है, और अनुकूलता वाली जो हेडिंग है वो आपको देखनी है। बाकी छोटे छोटे ये पॉइंट भी आपको देख लेने हैं। समझ रहे हैं? अब सुनो मेरी बात, इन सभी में कीट वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है, अब कल जो हम बात करेंगे ना, कल हम जो बात करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि आखिर जो ये वेलिसनेरिया नाम का प्लांट है, वेलिसनेरिया, जिसमें अधिजल परागण देखने को मिलता है, ये कैसे होता है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिसनेरिया में जल परागण। तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे भाई। वेलिसनेरिया में जल परागण कैसे होता है, वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल। ओके।